वेलकम बैक। ये एक सर्किट है जिसमें दो कैपेसिटर हैं, दोनों 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस के हैं। दो सेल हैं 20 वोल्ट और 40 वोल्ट के। ये स्विच इस समय ओपन है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आफ्टर दिस स्विच इज क्लोज्ड व्हाट क्वांटिटी ऑफ चार्ज विल फ्लो थ्रू दिस स्विच। क्वेश्चन इज आफ्टर switch S is closed, how much charge flows through it? देखो, ऐसे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें 2 बार सर्किट को कंसीडर करना पड़ेगा। एक बार जब स्विच खुला है तब हम सभी कैपेसिटर्स पे चार्ज लिख लेते हैं, और फिर एक बार जब स्विच को बंद कर दिया उसके बाद सभी कैपेसिटर्स पे चार्ज लिख लेते हैं। उससे हमें समझ में आएगा कि इस पाथ में कितने चार्ज का फ्लो हुआ होगा स्विच बंद होने के बाद। तो सबसे पहला, व्हेन स्विच इज ओपन, यह सर्किट है जब स्विच खुला है, इसका मतलब इस पाथ का कोई मीनिंग नहीं है। ये बेसिकली, इसको चाहो तो आप हटा दो। ये 2 कैपेसिटर सीरीज में हैं, इन 2 सेल्स के साथ लगे। इतना तो आप सभी समझ जाओगे कि ये इफेक्टिवली एक 60 वोल्ट का सेल है। यहाँ से यहाँ गए तो पोटेंशियल 40 वोल्ट बढ़ा, यहाँ से यहाँ गए तो 20 वोल्ट बढ़ा। एक्चुअली में इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जब स्विच खुला है तो हम सिंपली ऐसे सोच सकते हैं कि 2 कैपेसिटर सीरीज में है और उन्हें एक 60 वोल्ट के सेल से जोड़ा गया है। 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर सीरीज में अगर हो, उनका इक्विवेलेंट 1 माइक्रोफैराड होगा, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। तो ये 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस है और ये 60 वोल्ट का सेल है। इस सेल को हम एक सेल से रिप्लेस कर सकते हैं 60 वोल्ट। 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस, 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस। तो चार्ज कितना हुआ, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उस पे चार्ज कितना हुआ, C इंटू V, 1 माइक्रोफैराड इंटू 60 वोल्ट, 60 माइक्रोकूलम। सीरीज कनेक्शन में सभी कैपेसिटर पे सेम चार्ज होता है, 60 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये सवाल तो यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है। 60 वोल्ट का एक सेल है, 2 कैपेसिटर है, दोनों पे चार्ज लिखना है, 60 माइक्रोकूलम। अब हम स्विच को बंद कर देते हैं। स्विच को बंद करने के बाद ये दोनों कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। स्विच बंद करने के बाद सर्किट इसेंशियली ऐसा हो गया। प्लीज ध्यान देना, इस सेल की ड्यूटी है कि ये अपने टर्मिनल्स के क्रॉस 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बना के रखें। ये सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे और ये सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे। ये कैपेसिटर डायरेक्टली इस सेल से कनेक्टेड है, बाकी दुनिया में कहाँ क्या है उससे कोई मतलब नहीं। ये तय बात है कि इस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट ही होगा। यहाँ बीच में कोई और चीज़ होती तो बात अलग था, लेकिन ये 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वाले सेल के टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 20 वोल्ट है, एंड देयरफॉर इस पे अब जो चार्ज है 2 माइक्रोफैराड 20 वोल्ट 40 माइक्रोकूलम। सिमिलरली यहाँ ये कैपेसिटर डायरेक्टली 40 वोल्ट सेल से कनेक्टेड है। इसके प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोल्ट है और इसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड है। इस पे जो चार्ज की क्वांटिटी होगी वो 80 माइक्रोकूलम होगी, 40 इंटू 2। अब देखो, इनिशियली सर्किट में इस प्लेट को देखो, इस पे चार्ज कितना है
+60। अब इसी प्लेट पे चार्ज कितना है? +40। कैसे हुआ? इस पे +60 माइक्रोकूलम चार्ज है और अब इस पे +40 माइक्रोकूलम चार्ज है। सिर्फ एक प्लेट को देखो, ऊपर वाले प्लेट को, इस पे चार्ज 20 माइक्रोकूलम कम हो गया। कैसे कम हुआ? डेफिनेटली 20 माइक्रोकूलम चार्ज यहां से बाहर चला गया। इस प्लेट पर चार्ज के आने और जाने का एक ही रास्ता है, वो है ये, दूसरा कोई पाथ है ही नहीं। देयरफॉर हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इस पाथ में जो चार्ज का फ्लो हुआ है वो +20 माइक्रोकूलम इस डायरेक्शन में। जैसे ही तुमने यहां स्विच को बंद किया, इस प्लेट से 20 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज निकल के यहां चला गया। ये पक्की बात है। सिमिलरली इस प्लेट को देखो, इस प्लेट पर चार्ज के आने जाने का यही रास्ता है। -60 माइक्रोकूलम से अब चार्ज -80 माइक्रोकूलम हो गया। -60 माइक्रोकूलम से -80 माइक्रोकूलम हो गया। दैट मीन्स -20 माइक्रोकूलम चार्ज ऐसा है। अगर हम पॉजिटिव चार्ज के टर्म्स में ही सोचें तो यहां चार्ज का फ्लो ऐसा हुआ पॉजिटिव चार्ज के टर्म्स में। निगेटिव चार्ज -20 माइक्रोकूलम यहां जाके बैठ गया। तय बात है, ठीक है। अब देखना, इन दोनों प्लेट के ऊपर टोटल चार्ज कितना था। देखो ये दोनों प्लेट अभी एक आइसोलेटेड सिस्टम थे, ऐसे इनके ऊपर टोटल चार्ज था 0, +60 -60 0। अब कितना चार्ज है जरा देखें, -40 +80। अब ये दोनों प्लेट एक्चुअली आइसोलेटेड सिस्टम रहे नहीं, चार्ज आने जाने का रास्ता है। इन दोनों प्लेट के ऊपर टोटल चार्ज जो है वो -40 +80 मतलब +40 माइक्रोकूलम है। पहले 0 था, -60 +60 0 था। अभी कितना है? -40 +80 +40 माइक्रोकूलम। तय बात है कि ये +40 माइक्रोकूलम चार्ज यहीं से आया और कोई रास्ता तो है नहीं। इस पाथ में +40 माइक्रोकूलम चार्ज का फ्लो हुआ, जिससे इन दोनों प्लेट पर टोटल चार्ज +40 हो गया। -40 +80, पहले तो 0 था, लेकिन अब मुझे टोटल चार्ज दिख रहा है +40। कहां से आया? यहीं से आया। इनके बीच में आपस में चार्ज का लेन देन होने से इस पे टोटल चार्ज 0 ही रहेगा। ये तो न्यूट्रल है, टोटल चार्ज 0 है, तो आपस में कुछ हुआ होगा, लेकिन नेट चार्ज 40 दिख रहा है। इसका मीनिंग है कि 40 माइक्रोकूलम चार्ज यहां से आया है। इस पूरे एपिसोड में क्या बैटरी से चार्ज फ्लो का कोई रूल वायलेट हुआ है? हम चेक कर लेते हैं। इस बैटरी में +20 माइक्रोकूलम चार्ज अगर इन हुआ तो डेफिनेट बात है कि इस बैटरी के दूसरे टर्मिनल से +20 माइक्रोकूलम चार्ज बाहर भी निकला होगा। यहाँ से +20 माइक्रोकूलम डेफिनेटली बाहर निकला होगा। एक टर्मिनल से 20 इन हुआ तो दूसरे से 20 आउट। इस बैटरी के एक टर्मिनल में 20 इन हुआ तो दूसरे से 20 माइक्रोकूलम जरूर बाहर गया होगा। जी हाँ, यहाँ से 20 माइक्रोकूलम और यहाँ से 20 माइक्रोकूलम, दोनों मिलके 40 माइक्रोकूलम चार्ज इन दोनों प्लेट के ऊपर चला गया। तो स्विच बंद करने के बाद यहाँ पे चार्ज का फ्लो हुआ 40 माइक्रोकूलम। यहाँ भी पूछ सकते हैं 20 माइक्रोकूलम, यहाँ भी पूछ सकते हैं 20 माइक्रोकूलम। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि स्विच बंद करने के बाद किस पाथ में चार्ज का क्या मूवमेंट हुआ। इसी क्वेश्चन में फर्दर आपसे ये पूछा जा सकता है, फाइंड heat dissipated in the circuit after the switch is closed. स्विच क्लोज होने के बाद सर्किट में कितना हीट इवॉल्व हुआ ये कैलकुलेट करके बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए भी पहले हमें ये स्टेप तो पूरा करना ही पड़ेगा। कहाँ कितने चार्ज का फ्लो हुआ ये जानना पड़ेगा। स्विच खुले होने के पहले कैपेसिटर पे चार्जेस ये हैं, स्विच बंद होने के बाद कैपेसिटर पे चार्जेस ये हैं। वेरियस ब्रांचेस में चार्ज का जो फ्लो हुआ वो हमें पता है। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं। सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि जब स्विच खुला था तो हमारे कैपेसिटर सिस्टम के पास कितनी एनर्जी स्टोर्ड थी। इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर सिस्टम, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड थी, Q² / 2C।
Q²/2C। या अगर आपको याद हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर में एनर्जी होती है वही इन दोनों में मिला के होती है। दैट मीन्स इन दोनों में एनर्जी स्टोर्ड को जोड़कर हम अलग अलग लिखें, अलग अलग लिख के जोड़ें, या इनका इक्विवेलेंट 1 माइक्रोफराड उसमें एनर्जी स्टोर्ड लिख दें, एक ही बात है। 1 माइक्रोफराड कैपेसिटर 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें जो एनर्जी होगी वो हम ऐसे लिख सकते हैं, कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफराड 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, सो 1800 माइक्रोजूल। माइक्रो क्यों? क्योंकि माइक्रोफराड में कैपेसिटेंस है। स्विच बंद करने के पहले कैपेसिटर सिस्टम के पास इतनी एनर्जी स्टोर्ड थी। स्विच बंद होने के बाद अब कैपेसिटर सिस्टम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है लिख लेते हैं। Q²/2C या ½ CV², से लिख लेते हैं। इस कैपेसिटर के क्रॉस 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस 40 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए एनर्जी स्टोर्ड 2 माइक्रोफराड इंटू 20 वोल्ट का स्क्वायर, 2 माइक्रोफराड इंटू 40 वोल्ट का स्क्वायर, ये बन गया 400 और ये 1600, 2000 माइक्रोजूल। प्लीज कैलकुलेशन देखते चलिएगा। 400 और 1600, 2000 माइक्रोजूल एनर्जी स्टोर्ड है इन दोनों कैपेसिटर में आफ्टर द स्विच हैज बीन क्लोज्ड। अब स्विच जब खुला है तो एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर सिस्टम के पास इतनी थी, स्विच बंद करने के बाद कैपेसिटर सिस्टम में स्टोर्ड एनर्जी इतनी है। जब आपने स्विच को बंद किया तो सेल के थ्रू चार्ज का फ्लो हुआ, दोनों ही सेल के थ्रू चार्ज का फ्लो हुआ। हमारी सेल ने भी कुछ वर्क किया, दैट मीन्स सेल की केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। तो व्हाट इज वर्क डन बाय सेल? जब आपने स्विच को बंद किया उसके बाद सेल का वर्क डन कितना है सर्किट में, ये देखते हैं। इस सेल को देखिए, इसमें पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ऐसा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से अंदर जाके नेगेटिव से बाहर निकला। जब ऐसा होता है तो सेल रिचार्ज होती है, वो एनर्जी गेन करती है, लूज नहीं करती। डेल्टा क्यू चार्ज का फ्लो सेल में अगर ऐसा हुआ, ईएमएफ ई वाले सेल में डेल्टा क्यू चार्ज का फ्लो अगर ऐसा हुआ तो सेल ने एनर्जी गेन कर ली, उसने खोई नहीं, दी नहीं, बल्कि रिसीव की। वर्क डन बाय सेल, ऐसे सेल का वर्क डन निगेटिव है, मतलब उसने हमें वर्क करके नहीं दिया, उसने उल्टा हमसे एनर्जी ले ली। तो इस सेल का जो वर्क डन है इसको निगेटिव लिख रहे हैं, डेल्टा क्यू 20 माइक्रो कूलम इंटू सेल का ईएमएफ। सॉरी, ठीक है, अभी नंबर लिखते हैं। इस सेल को देखिए, इसमें जिस डायरेक्शन में चार्ज का फ्लो हुआ है इसने वर्क परफॉर्म किया, इसकी केमिकल एनर्जी खो गई है, इसने आपको एनर्जी दी है। कितनी? इतनी। इस सेल के लिए वर्क डन -20 माइक्रो कूलम इंटू 20 वोल्ट। उल्टा चार्ज फ्लो, सेल ने एनर्जी अब्जॉर्ब की, वो खुद को रिचार्ज कर लिया उसने, उसकी केमिकल एनर्जी बढ़ गई। इस सेल को देखो, 20 माइक्रो कूलम 40 वोल्ट, ये सेल डिस्चार्ज हुआ है, केमिकल एनर्जी खोई है इसने, सर्किट को दिया इसने एनर्जी। ये टोटल हो गया 20 इंटू 20 400 माइक्रो जूल। अब देखिए, स्विच जब खुला था तो कैपेसिटर सिस्टम के पास 1800 माइक्रो जूल एनर्जी थी। माइक्रो जूल एनर्जी थी। सेल ने, दोनों सेल ने मिलाकर इतना वर्क परफॉर्म किया, इतना एनर्जी कैपेसिटर सिस्टम को देने की कोशिश की, सर्किट को दिया। सेल ने इतनी एनर्जी खोई। अगर सारी एनर्जी कैपेसिटर के पास ही स्टोर हो जाती तो पहले से इतनी थी 1800 माइक्रो जूल,
400 माइक्रोजूल सेल ने और दिया, अगर वो सारी एनर्जी कैपेसिटर के पास ही चली गई होती तो कैपेसिटर सिस्टम के पास टोटल 1800 प्लस 400 2200 माइक्रोजूल एनर्जी होती। लेकिन हम देख रहे हैं कि कैपेसिटर सिस्टम के पास उससे कम एनर्जी है, 2000 माइक्रोजूल ही एनर्जी है। तो जो बाकी का डिफरेंस है वो कहाँ गया? आंसर है वो हीट बन गया। 1800 माइक्रोजूल एनर्जी पहले से थी, सेल ने वर्क परफॉर्म किया 400 माइक्रोजूल। अगर किसी किस्म का लॉस नहीं होता सर्किट में तो कैपेसिटर सिस्टम के पास टोटल इतनी एनर्जी फाइनली मिलती नहीं, मिली, इससे कम मिली, 2000 मिली। तो जो डिफरेंस है 200 माइक्रोजूल का, दैट हैज़ बीन लॉस्ट एज हीट। ये सर्किट में हीट बन गया। चार्ज का फ्लो रैपिडली हुआ, जैसे ही स्विच बंद करेंगे चार्ज यहाँ वहाँ भागा, चेंज हुआ चार्ज प्लेट्स पे। तो जब भी चार्ज सर्किट में रैपिडली दौड़ा, हम कहते हैं उसमें करंट था, और अगर करंट था, इलेक्ट्रिक करंट था, तो हीट डेवलप होगा, प्रैक्टिकली हीट डेवलप होगा। ऑफ कोर्स अगर हम थियोरेटिकल बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट के फॉर्म में एनर्जी जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट। वो हीट डेवलप कितना हुआ पूछने से आंसर है ये। इन जनरल इट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ हीट एंड लाइट, बट मोस्टली वी अज्यूम कि ठीक है ये मेजर पार्ट हीट में ही गया है, सो लेट अस कॉल इट एज हीट। तो इस तरह के किसी भी क्वेश्चन का सर्किट थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हो, सॉल्यूशन करने का तरीका यही है। और इस बात को तो आप एज ए फॉर्मूला समझ के याद रखें, जब भी हीट डेवलप्ड इन ए सर्किट पूछा जाए तो इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर सिस्टम, फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर सिस्टम प्लस वर्क डन बाय सेल, ये तीनों को ध्यान से देखें। एंड हीट डेवलप्ड इज इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड प्लस वर्क डन बाय सेल माइनस फाइनल एनर्जी स्टोर्ड। ये आप एज ए फॉर्मूला याद रखें, बेहतर रहेगा। चलिए हम किरचॉफ्स लॉ की बेसिस पे कुछ कैपेसिटर सर्किट्स को सॉल्व कर रहे थे। आज हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें सिमेट्री का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। देखो, ये देखने में बड़ा ही डरावना सा सर्किट बना रहा हूं मैं, डरना नहीं। एक क्यूब इमेजिन करो, इस क्यूब के हर ब्रांच में एक कैपेसिटर को इमेजिन करो। यहां एक कैपेसिटर है, यहां भी एक कैपेसिटर है। There are 12 sides and there are 12 capacitors. Let us say each capacitor has same capacitance C. Each capacitor has same capacitance C. और आपसे पूछा गया है find the equivalent capacitance between these two points, that is diagonally opposite points. That means बैटरी जोड़ी जाएगी ए और बी के बीच में, तो इस सर्किट का इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा? ठीक है, ब्रॉडली प्रोसीजर वही है जो शायद हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, पर क्वेश्चन उससे कहीं ज्यादा सिंपल है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमने जो जनरल प्रोसीजर पढ़ा था वो ये, मान लो ए और बी के बीच एक V वोल्ट की बैटरी लगाई, इस बैटरी ने इस कैपेसिटर नेटवर्क को Q चार्ज सप्लाई किया, यहां से प्लस Q, यहां से माइनस Q। Q के टर्म्स में ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखो, and the equivalent capacitance is known as Q by V। ये जो बैटरी का EMF है यही पॉइंट ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है
वो ये होता है Q बाई V। V का मतलब है A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हमने V वोल्ट की बैटरी लगाई है और इस बैटरी ने Q चार्ज सप्लाई किया, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस नेटवर्क इज Q बाई V। इस पूरे नेटवर्क को एक कैपेसिटर से रिप्लेस करें, C0 कैपेसिटेंस वाले, वो एक सिंगल कैपेसिटर इस बैटरी से सेम चार्ज Q ड्रॉ करेगा, Q इज इक्वल टू CV। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमने मान लिया कि बैटरी ने इसको Q चार्ज सप्लाई किया। अब समहाउ इसको VA माइनस VB को, इसको हम Q के टर्म्स में लिखेंगे। इसको अगर हम Q के टर्म्स में लिखेंगे तो Q और Q कैंसिल हो जाएगा और हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगा। चलिए, उसके लिए हमने जनरल प्रोसीजर ये पढ़ा था कि ये जो चार्ज Q है इसको फिर आगे डिवाइड करो, इफ रिक्वायर्ड तो अननोन से अज्यूम करो। ये Q चार्ज में से यहाँ Q1 आया, यहाँ Q2 आया, यहाँ Q माइनस Q1 माइनस Q2 आया। इस तरीके से आप अननोन बनाते जाओ। जितने अननोन हैं Q1 Q2 Q3 उतने लूप इक्वेशंस लिखो, उनको सॉल्व करके Q1 Q2 Q3 को Q के टर्म्स में लिखो और फिर A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखो। ये जनरल प्रोसेस था। यहाँ वो प्रोसेस आसान है क्योंकि इस सर्किट में गजब की सिमेट्री है। अगर ये Q चार्ज यहाँ से इन हुआ तो यहाँ Q1 और यहाँ Q2 क्यों जाएगा? What is difference between this plate and this plate? There is absolutely no difference. ये एक रेस्टोरेंट है, ये एक रेस्टोरेंट है, ये एक रेस्टोरेंट है। आपका घर यहाँ है, आप किस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे? तीनों एक जैसे पोजीशन पे हैं, कहीं भी जा सकते हैं। ये एक रेस्टोरेंट है, ये एक रेस्टोरेंट है, ये एक रेस्टोरेंट है। आपका घर यहाँ है, किस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे आप? किसी पे भी जाएं, यू विल हैव टू ट्रैवल थ्रू आइडेंटिकल पाथ। किसी में भी जाएं, यू विल हैव टू ट्रैवल थ्रू आइडेंटिकल पाथ। तो ए से देखें, यहां से देखें तो भी ये तीन प्लेट आइडेंटिकल लगते हैं, यहां से देखें तो भी ये तीन प्लेट आइडेंटिकल लगते हैं, यहां से देखें तो भी ये तीन प्लेट आइडेंटिकल लगते हैं, यहां से देखें तो भी ये तीन प्लेट आइडेंटिकल लगते हैं। सॉरी, ये और ये आइडेंटिकल लगते हैं। कहना ये चाहता हूं मैं कि ए साइड से देखें या बी साइड से देखें, इन तीन प्लेट में कोई फर्क नहीं कर सकता। तो जब ऐसी सिमेट्री है तो हम बहुत आसानी से ये अज्यूम कर सकते हैं इस Q चार्ज में से Q/3 यहाँ, Q/3 यहाँ और Q/3 यहाँ जाएगा। ऑफ कोर्स ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सामने प्लेट पे इतना ही निगेटिव चार्ज भी इंड्यूस होगा। इस टर्मिनल से -Q चार्ज इन हुआ तो यहाँ -Q/3, यहाँ मैंने एक्चुअली कैपेसिटर लगाना भूल गया, सभी जगह एक एक है। यहाँ भी -Q/3 और यहाँ भी -Q/3, सामने वाले पे प्लस, सामने वाले पे प्लस, सामने वाले पे प्लस। यहाँ से अगर +Q चार्ज इन हुआ, कोई कारण नहीं है कि इस पे अलग, इस पे अलग और इस पे अलग चार्ज हो। Q/3 Q/3 Q/3। -Q चार्ज यहाँ से इन हुआ, -Q/3 -Q/3 -Q/3। इसमें किसी को कोई डाउट हो ही नहीं सकता है, ऐसी परफेक्ट सिमेट्री। नेक्स्ट ध्यान देना, इस प्लेट को देखो। हमने ये कहा कि अगर यहाँ +Q/3 है तो सामने -Q/3 इंड्यूस होगा ही, लेकिन ये प्लेट और ये प्लेट एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ये तीनों आपस में तो कनेक्टेड हैं, ऐसे ऐसे, ये प्लेट और ये प्लेट, पर इनका बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। इन तीनों प्लेट तक बाहर से कोई चार्ज नहीं पहुंच सकता है। तो अगर इस +Q/3 ने यहाँ -Q/3 इंड्यूस किया है तो इन दोनों प्लेट पर टोटल चार्ज +Q/3 होगा। क्यों? क्योंकि इस पर और इस पर मिला के चार्ज 0 ही होना चाहिए। ये तीनों प्लेट आपस में कनेक्टेड हैं, जिन पे पहले टोटल चार्ज 0 था। बैटरी कनेक्ट करने से भी उन तक चार्ज जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो उन तीनों पे नेट चार्ज 0 ही रहेगा। ये -Q/3 है तो इन दोनों प्लेट पर मिला करके +Q/3 होगा। या ऐसा सोचो कि इसको -Q/3 चार्ज उधार चाहिए,
इसने अपने दोनों फ्रेंड से कहा कि भाई तुम लोग मुझे उधार दो। इसके रेस्पेक्ट में देखें तो ये दोनों फिर से आइडेंटिकल पोजीशन में है, कोई फर्क नहीं है। अगर कैपेसिटेंस अलग होता है, ये 2C और ये C होता तो फिर फर्क हो जाता। कैपेसिटेंस भी सेम है, यहाँ से चल के इस रास्ते से B पे जाएं या इस रास्ते से B पे जाएं, पाथ भी एक है, क्यूब है। फिर से सिमेट्री ये कहती है कि अगर -q/3 यहाँ आया है, दोनों ने मिलके इसको -q/3 दिया है तो आधा आधा दिया होगा। दैट मीन्स इसने -q/6 इसको दिया, इसने -q/6 इसको दिया, और ये खुद पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इस पे +q/6 और इस पे भी +q/6 चार्ज होगा। सामने वाले प्लेट पे ऑफ कोर्स उतना ही निगेटिव चार्ज होगा। इसी तरीके से आप खुद से सोचिए, बाकी जितने भी कैपेसिटर दिख रहे हैं सबके ऊपर q/6 चार्ज ही होगा। आप खुद से सोच लीजिए, ये आप खुद से कर पाएंगे। जैसे ये -q/3 है तो इस पे और इस पे मिला के q/6 मिला के +q/3 चार्ज है। तो जितने भी कैपेसिटर और बच गए सब पे q/6 चार्ज है। जो क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में की थी, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, शायद एक व्हीटस्टोन ब्रिज था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। हमने यहां से q चार्ज लिया, इस पे q1, इस पे q-q1 लिया, आगे चलकर फिर इस पे q2 लिया, इस पे भी q1 q2 के टर्म्स में लिखा, तो बहुत सारे अननोन्स आ गए q1 q2। उन q1 और q2 को q के टर्म्स में लिखने के लिए हमें लूप इक्वेशन लिखने पड़े किरचॉफ सेकंड लॉ से। यहाँ पे वैसे किसी इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है, यहाँ ऐसी सिमेट्री है कि हम ऐसे देख के गेस कर लिया हमने कि अगर यहाँ से q चार्ज इन हुआ तो किस कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, एकदम सिंपल गेस कर लिया। तो q1 q2 q3 अज्यूम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, किसी लूप इक्वेशन को लिखने की जरूरत ही नहीं है, हमने डायरेक्टली समझ लिया कि हर कैपेसिटर पे कितना चार्ज है। अब एक स्टेप में हम A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेंगे Q के टर्म्स में और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। वो स्टेप ऐसे करेंगे, A से चलकर B तक जाएंगे, किसी भी रास्ते से कोई भी पाथ आप चुन सकते हैं थ्रू द नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स। A का पोटेंशियल V है, इस रास्ते से चलते हैं, ऐसा यहां से चले प्लस से माइनस, पोटेंशियल ड्रॉप, q/3 चार्ज है, कैपेसिटेंस C है, यहां से यहां गए तो पोटेंशियल में कितनी कमी आई, चार्ज बाई कैपेसिटेंस q/3c, VA माइनस q/3c, इसको क्रॉस किया फिर से प्लस से माइनस, q/6 चार्ज है, कैपेसिटेंस C, पोटेंशियल ड्रॉप q/3c q/6c, आगे चले फिर से प्लस से माइनस, फिर से एक ड्रॉप हुआ q/3c और हम पहुंच गए B पे, q/3c and this must be equal to potential of point B. So VA minus VB is equal to 6C 2 2 and 5Q, यही V है बैटरी का EMF। A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको पता है, कैपेसिटर सिस्टम को जो चार्ज दिया गया वो Q है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, Q बाई VA माइनस VB, Q बाई VA माइनस VB 6C/5। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, पर उस तरीके को आप एक्सेप्ट कर लें, समझ लें, इसके लिए मैं पहले एक और सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, फिर इस पे वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे, जिससे वो तरीका आपको ठीक लगेगा। अभी आप नाराज हो सकते हैं मुझसे। देखिए फिर से एक बहुत सिंपल सा व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट ले लेते हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज ले लेते हैं।
ए और बी के बीच में इसका इक्विवेलेंट निकालना है। फाइंड इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। आई विल रिटर्न बैक टू दिस क्वेश्चन। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। इस क्वेश्चन को कैसे करना है? हमें पता है कि एक बैलेंस ब्रिज है, तो बैलेंस ब्रिज होने की वजह से, बैलेंस ब्रिज क्यों है ये? क्योंकि C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4, 1/2, 2/4, दे आर सेम। तो जब ब्रिज बैलेंस्ड हो, ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q सेम पोटेंशियल वाले होते हैं, हम इसको हटा सकते हैं। सो बैलेंस ब्रिज होने की वजह से P and Q are points with same potential. We can remove the fifth capacitor because it will have no charge on it. ऐसा पढ़ा था हमने, इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक, हटा दिया। अब इसके बाद हम क्या कहते हैं कि ये दोनों सीरीज में है, 2 और 1 सीरीज में 2/3 माइक्रोफराड हो गया, C1C2/C1+C2। और ये दोनों सीरीज में C1C2/C1+C2 करने से 4/3 हो गया। अब ये दोनों पैरेलल में, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो हुआ वो 2/3, 4/3, 2 माइक्रोफराड हो गया। ठीक है, ये हम जानते हैं, जस्ट एक बार मैंने रिपीट कर दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हमें पता हो कि दो पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम है, अगर मुझे पता है कि पॉइंट P और पॉइंट Q इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है, सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट हैं, तो इन दोनों पॉइंट को जोड़ देने से, अगर मैं इस सर्किट में इस कैपेसिटर को हटा दिया, वेल एंड गुड, अगर इसको एक वायर से जोड़ दूं ऐसे, तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी सर्किट में दो पॉइंट को प्लेन वायर से जोड़ने का मतलब हम उसके पोटेंशियल को सेम कर रहे हैं। यहाँ तो पहले से पोटेंशियल सेम है P और Q के। अगर C1/C2 C3/C4 के इक्वल है तो इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल सेम है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। अगर हम एक वायर लेके इसको ऐसे कनेक्ट कर दें शॉर्ट, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप P और Q को ऐसे जोड़ दें आपस में एक वायर से, तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दे आर इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स, सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट हैं। इनको एक वायर से जोड़ दें या इनको सर्किट ड्रॉ करने के लिए ऐसे पास लाके गांठ बांध दें, एक ही बात है। पॉइंट्स विच आर एट सेम पोटेंशियल कैन बी कनेक्टेड टुगेदर। इंपॉर्टेंट, पॉइंट्स at same potential can be connected। उनको आप एक गांठ बना सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हम जैसे ही समझे कि P और Q सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट है, व्हाट वी कैन डू इज यू कैन जस्ट ज्वाइन देम। दिस सर्किट कैन ऑल्सो बी रीड्रॉन एज like this: 1 microfarad capacitor, 2 microfarad capacitor, 2 microfarad capacitor, 4 microfarad capacitor। अगर ये दो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं तो आप इनको ऐसे पास लाके जोड़ सकते हो। मैंने कहा कि इसको Q को यहां, P को यहां करके ऐसे जोड़ दो। Yes, you can do that. Whenever you find there are two or more points in a circuit which are at same potential, you can always choose to join them. उनको एक वायर से या पकड़ के खींच के गांठ बांध दो, चलेगा। तो P और Q को मैंने पास लाके गांठ बांध दिया, तो ये 1 और ये 2 पैरेलल में हो गए, ये 2 और ये 4 पैरेलल में हो गए। देखिए जरा कैपेसिटेंस निकाल के देखिए इक्विवेलेंट। 1 और 2 पैरेलल में हुए, इनका इक्विवेलेंट 3 हो गया, और 2 और 4 पैरेलल में हुए, इनका इक्विवेलेंट 6 हो गया।
1 और 2 3, 2 और 4 6, ये दोनों सीरीज में है, इनका इक्विवेलेंट निकालिए आप 2 माइक्रोफैराड, इनका इक्विवेलेंट 2 माइक्रोफैराड। जी हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, हमने जब अभी इक्विवेलेंट निकाला तो कितना आया 2 माइक्रोफैराड। अब अगर इनकी गांठ भी लगा दी ना, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, गांठ लगाने से कहीं कोई चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा, नोबडी गेट्स अफेक्टेड। तो जब इनकी गांठ लगा दी तो हमने देखा कि अच्छा ये दोनों तो पैरेलल में मान सकता हूँ मैं, ये दोनों पैरेलल में मान सकता हूँ। ऐसा करके जब इक्विवेलेंट निकाला तो भी आंसर 2 माइक्रोफैराड ही आता है। तो बिकॉज आंसर सेम आता है, अब तो मान लो कि अगर इक्वल पोटेंशियल वाले पॉइंट तुमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं तो उनकी गांठ लगा सकते हैं, उनको एक साथ टाइप कर सकते हैं, उनको एक साथ बांध सकते हैं। अगर ये बात आप समझ लें, ये बात मान ले रादर, तो अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे थे क्यूब वाला, उसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ठीक है, क्वेश्चन ये था ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, हर कैपेसिटेंस की वैल्यू सी है। ऐसा हमने कहा इस क्वेश्चन में सिमेट्री है, और सिमेट्री की वजह से हमने सोचा कि जो क्यू चार्ज इन जाएगा Q/3 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 डिवाइड हो जाएगा। इसी सिमेट्री की वजह से आप ऐसा भी सोच सकते हो कि ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q और ये पॉइंट R, तीनों में कोई फर्क नहीं है, दे मस्ट हैव सेम पोटेंशियल। जस्ट बिकॉज ऑफ सिमेट्री these 3 points will have same potential। क्या फर्क है तीनों में? इस पॉइंट का पोटेंशियल 1 मिनट मान लेते हैं 100 वोल्ट, इसका 70 वोल्ट, इसका 90 क्यों हो जाएगा? अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले ध्यान दिया, इस पे Q/3 चार्ज था, इस पे भी Q/3 था, इस पे भी Q/3 था। अगर हम यहाँ से Q चार्ज इन होता हुआ माने, ऐसे सोच लो भाई, VA, A का पोटेंशियल माइनस Q/3C, दिस इज VP। A का पोटेंशियल माइनस Q/3C, यही तो पॉइंट P का पोटेंशियल है। यहाँ से चले तो Q/3C का ड्रॉप हो गया, यहाँ से यहाँ भी गए तो वो ड्रॉप तो उतना ही है Q/3C। VA माइनस Q/3C, दिस इज सेम एज VQ। बिल्कुल यहाँ से यहाँ भी गए तो सेम चीज़ लिखेंगे, VA माइनस Q/3C इज इक्वल टू VR। तो प्लीज़ कन्विंस हो जाइए कि P, Q और R तीनों पॉइंट के पोटेंशियल सेम है। सिमिलरली U, V और W, ये जो ब्लू डॉट्स हैं, 3 ब्लू डॉट्स, दे ऑल्सो आर एट सेम पोटेंशियल। V, U, V, W, these 3 points are at same potential. I am not saying that this point and this point has same potential. No, it's not true. ये दोनों पॉइंट के पोटेंशियल सेम नहीं है, they are different points। क्यों? This is connected to positive terminal of the battery. So this point is closer to positive terminal, higher potential पे, जबकि this particular point is connected to negative terminal of the battery and this point is closer to negative terminal। ये नीला पॉइंट और लाल पॉइंट सेम नहीं है, ये लाल पॉइंट तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पास है, लेकिन ये नीला पॉइंट तो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पास है। तो दे आर डिफरेंट, दे मे नॉट हैव सेम पोटेंशियल। ये 3 लाल डॉट सेम पोटेंशियल वाले हैं, ये 3 ब्लू डॉट ये आपस में सेम पोटेंशियल वाले हैं। सो व्हाट वी हैव सेड इज points which are at same potential
can be connected together. So these three red dots can be joined together. The three blue dots can be joined together. I am redrawing the circuit after joining three red dots and joining three blue dots. बातचीत में आसानी के लिए देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ, ये सब क्यू व्यू सोचने की ज़रूरत नहीं भाई, सिमेट्री मतलब कॉमन सेंस। इस पॉइंट और इस पॉइंट में कोई फ़र्क है क्या? कैसे फ़र्क है बताओ, एक भी पॉइंट बता दो फ़र्क का, कोई पॉइंट नहीं है, तो सेम पोटेंशियल पे है मानो। ऐसे ही ये तीनों पॉइंट में क्या फ़र्क है? वाई दिस पॉइंट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस पॉइंट? वाई आर यू थिंकिंग ऑन दैट लाइन? कोई जस्टिफिकेशन है? तुमको बस देख के लग रहा है कि ऐसा क्यों होगा? रीज़न बताओ ना, क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। सो लेट अस बिलीव दैट दीज थ्री पॉइंट्स आर एट सेम पोटेंशियल। तीनों लाल डॉट सेम पोटेंशियल पे, तीनों ब्लू डॉट सेम पोटेंशियल पे। बातचीत में आसानी के लिए कैपेसिटर्स को नंबर दे दे रहा हूँ, 1 2 3। देखना, पॉइंट ए पी क्यू और आर तीनों लाल पॉइंट की गांठ बांध दी। ये पॉइंट जो है, दिस इज द रेड डॉट, पी क्यू एज वेल एज आर। Between point A and P, there is capacitor number 1. Between point A and P, there is capacitor number 1. Between point A and Q, it is capacitor number 2. Between point A and Q, it is capacitor number 2. P and Q and R are same points. Between point A and R, there is capacitor number 3. Between point A and R, there is capacitor number 3, so on and so forth. Similarly, इसको नाम देता हूँ 4, 5, 6. ये U, V, W, ये ब्लू डॉट्स है। कैपेसिटर नंबर 4, 5, 6 को देखिए, 4, 5 एंड 6 पॉइंट बी से कनेक्टेड है। शायद आपको दिख नहीं रहा इधर, एक मिनट, लेट मी रीड्रॉ दिस। ये बी, ये पॉइंट बी है, ये 4, ये 5, ये 6 और ये हैं 3 ब्लू पॉइंट्स, U, V, W जो भी नाम है। B से U के बीच में कैपेसिटर 4 है, B से U के बीच में 4 है, B से V के बीच में 5 है, B से W के बीच में कैपेसिटर नंबर 6 है। U, V, W तीनों एक ही पॉइंट है, तीनों ब्लू डॉट्स की एक गांठ बना दी मैंने। अब देखो बाकी के जो 6 कैपेसिटर हैं, टोटल 12 हैं, 6 बनाए मैंने। बाकी के जो 6 कैपेसिटर हैं वो एक रेड डॉट से एक ब्लू डॉट तक जा रहे हैं। ध्यान से देखो, ये कैपेसिटर नंबर 7 रेड डॉट से ब्लू डॉट तक गया, मतलब P से W तक गया। कैपेसिटर नंबर 8 रेड डॉट से ब्लू डॉट तक गया। कैपेसिटर नंबर 9 रेड डॉट से ब्लू डॉट P से V तक गया। रेड डॉट से ब्लू डॉट 10, 11 रेड से ब्लू 12। तो बाकी के जो 6 कैपेसिटर हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो सब के सब एक रेड पॉइंट से एक ब्लू पॉइंट तक जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बेसिकली ये सर्किट इफेक्टिवली इस सर्किट के जैसा है। ये एक 3 डायमेंशनल सर्किट है जिसको हमने एक सिंपल 2 डायमेंशनल सर्किट में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें सारे कैपेसिटर सीरीज पैरेलल में है। जस्ट बाय वन ऑब्जर्वेशन दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज 3 रेड डॉट्स, दे मस्ट बी एट सेम पोटेंशियल। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज 3 ब्लू डॉट्स,
दे मस्ट बी एट सेम पोटेंशियल। 3 रेड डॉट सेम पोटेंशियल पे, 3 ब्लू डॉट सेम पोटेंशियल पे, ये पी क्यू और आर की एक गांठ लगा दी। ए से पी के बीच में एक कैपेसिटर है 1, ये यहाँ दिखाया। ए से क्यू के बीच में कैपेसिटर है 2, यहाँ दिखाया। ए से आर के बीच में कैपेसिटर 3, यहाँ दिखाया। अब पी से डब्ल्यू एक कैपेसिटर है और पी से वी भी एक कैपेसिटर है। पी से डब्ल्यू और पी से वी, यू वी डब्ल्यू तीनों यही पॉइंट है। तो पी से 2 कैपेसिटर निकले, वैसे ही देखो क्यू से 2 निकल रहे हैं और खुद से देखो आर से 2 निकल रहे हैं। और इसके बाद ये 3 ब्लू डॉट से 3 कैपेसिटर बी को जा रहे हैं। तो इफेक्टिवली ये सर्किट ऐसा हो गया, ये 3C, ये 6C और ये 3C। तो ये 3 कैपेसिटर सीरीज में हो गए, 3C, 6C, 3C, और इनका इक्विवेलेंट हम ऐसे लिख सकते हैं। सेम आंसर जो पहले मिला था हमें। तो दोनों में से किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली एक बड़ा ही क्लासिकल क्वेश्चन है। सिमेट्री के यूज़ को समझाने के लिए शायद ही इससे बढ़िया दूसरा कोई एग्जाम्पल है। तो आज तक मैंने इस क्वेश्चन को किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में शायद नहीं देखा है। Despite that, it is very useful in making you understand the use of symmetry in solving electrical circuits. तो इस क्वेश्चन को बार बार अच्छे से सोच के समझ के 1-2 बार हो सके तो खुद से ट्राई करके बिल्कुल याद कर लीजिए। क्यों ऐसा किया, दोनों तरीकों को ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। The next question that I am going to do, medical aspirants may avoid this question. They can just fast forward your video, and you can fast forward your video, and you can leave this question. These kind of questions are not asked in medical exams. पर फिर से यहाँ सिमेट्री, एक दूसरे तरह की सिमेट्री को समझाने के लिए मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। देखिए, फिर से एक व्हीटस्टोन ब्रिज ले लेते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है अगर वो बैलेंस्ड नहीं है। ये सपोज आपसे पूछा गया है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट। फर्स्ट थिंग, इट इज ए व्हीटस्टोन ब्रिज। सेकंड, इट इज नॉट बैलेंस्ड। ये रेशियो 1/2 है, ये 2/1 है, सो इट इज नॉट बैलेंस्ड। इसको हम जनरल मेथड से जैसा सॉल्व करते हैं यूजिंग किरचॉफ्स लॉ वैसे ही करना पड़ेगा, but there is a little bit of symmetry here which can simplify the solution. इसको V वोल्ट की बैटरी से आपने कनेक्ट किया। Once again you will assume that charge Q is supplied by the battery, और Q के टर्म्स में हम VA minus VB लिखने की कोशिश करेंगे। Q divided by VA minus VB, that will be the equivalent capacitance. Okay. Again, what we can do is we can assume that charge here is Q1, here it is Q minus Q1, and here it is Q2. So we can introduce 2 unknowns. But there is a symmetry in the question which allows you to work with 1 unknown only. थोड़ा ध्यान से देखिए, आप सर्किट को इधर से देख रहे हैं 1, 2, और सर्किट को इधर से देख रहे हैं 1, 2। दोनों साइड से सर्किट एक जैसा है। अगर आप सर्किट को इधर से देख रहे हैं, आपने ऊपर 1 नीचे 2 देखा, ठीक है। 1 मिनट के लिए सोचो कि इस सर्किट को मैं ऐसे घुमा सकता हूं।
ये सर्किट है यहाँ पे, इसको इस लाइन के अबाउट में मैं ऐसे घुमा सकता हूँ। 1 मिनट ऐसा सोचो, तो सर्किट को घुमाने से क्या होगा, चार्ज वार्ज थोड़ी बदल जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ी बदल जाएगा। यहाँ एक बल्ब लगा है, यहाँ एक बल्ब लगा है, बैटरी से चल रहा है, इसको घुमा देने से बल्ब बंद थोड़ी हो जाएगा। तो इट मेक्स नो डिफरेंस। आप इधर से देख रहे थे, आपको यहाँ 1 यहाँ 2 दिखा, आप इधर से देख रहे हो, मैंने सर्किट को फ्लिप कर दिया, जैसे घुमा दिया, फिर से आपको 1 ऊपर 2 नीचे दिखेगा। देयर इज नो डिफरेंस। सर्किट को तुम इधर से देखो या इधर से देखो, कोई डिफरेंस नहीं है। अभी तुम्हें डिफरेंस दिख रहा होगा, यहाँ 1 ऊपर है 2 नीचे है, यहाँ उल्टा है। तो बेटा इस बात को समझो कि इस सर्किट को अगर मैं ऐसा घुमा दूँ तो उससे सर्किट को कोई फर्क पड़ेगा क्या? आंसर है नहीं। तो जब तुम इधर से देख रहे थे, तुमने 1 को ऊपर देखा, इधर से देखने आ रहे हो, चलो मैं इसको ऐसे घुमा देता हूँ, ये 1 ऊपर 2 नीचे। जैसा सर्किट इधर से दिख रहा है वैसा ही एग्जैक्टली डिट्टो सेम सर्किट इधर से, देयर इज नो डिफरेंस, एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। देखिए आप, यहां से दिखा 1 2, 1 के बाद 2, यहां से भी ऐसे ही दिख रहा है, 1 1 के बाद 2, यहां से देखा 2 2 के बाद 1, यहां से भी ऐसे ही दिख रहा है 2 के बाद 1। ये कुछ भी हो सकता है, 1 के बजाय 4 5 9 कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर्किट में इनपुट और आउटपुट साइड से, रादर ए और बी दोनों टर्मिनल्स से देखें, इनपुट आउटपुट इज नॉट द करेक्ट वर्ड, दोनों एंड से देखें, दोनों टर्मिनल पॉइंट्स की तरफ से देखें, तो सर्किट अपीयर्स टू बी सिमेट्रिकल। सो यूजिंग दिस लॉजिक व्हाट वी कैन डू इज, यहां से अगर Q चार्ज इन हुआ है तो लेट अस से इस Q में से Q1 यहां गया Q माइनस Q1, ठीक है। इधर से माइनस Q चार्ज इन हुआ है। माइनस क्या है, एक डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज, Q ही चार्ज इन हुआ है। जब यहां से Q इन हुआ तो 2 माइक्रोफैराड पे आया Q1, तो जब यहां से Q इन हुआ तो 2 माइक्रोफैराड पे Q2 क्यों आएगा, इट विल बी Q1। अगर ये कैपेसिटेंस डिफरेंट होता तब तो सिमेट्री नहीं थी, तब तो यहाँ से माइनस Q इन हुआ तो मुझे बोलना पड़ता कि यहाँ शायद Q2 गया होगा और बाकी यहाँ गया होगा। लेकिन यहाँ सिमेट्री है, इधर से देखो और इधर से देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज Q इन हुआ, उस पॉजिटिव चार्ज के 2 हिस्सों में से Q1 गया 2 माइक्रोफैराड पे। यहाँ से निगेटिव चार्ज Q इन हुआ, प्लस और माइनस चार्ज के रंग में फर्क है यार, यहां से लाल चार्ज इन हुआ, यहां से नीला चार्ज इन हुआ, इन तो सेम क्वांटिटी हुआ ना Q। इस Q में से 2 माइक्रोफैराड पे कितना जाएगा, आंसर है यही Q1। माइनस Q में से माइनस Q1 आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि यहां से Q चार्ज जिस 2 हिस्सों में बटेगा, अगर ये x बाय y के रेशियो में डिवाइड होता है तो यहां से जो माइनस Q चार्ज होगा वो भी x बाय y के रेशियो में ही डिवाइड होगा। x बाय y तो 2 माइक्रोफैराड पे x बाय y ऐसा ही डिवाइड होगा। क्या फ़र्क है, इधर से सर्किट को देखो और इधर से देखो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से जो प्लस Q चार्ज आया उसका 20% अगर यहाँ गया तो यहाँ से जो माइनस Q आएगा उसका 20% ही यहाँ जाएगा ना, क्योंकि ये भी 2 ये भी 2। तो हमें Q2 इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, दूसरा अननोन। Q से Q1 यहाँ, Q माइनस Q1 यहाँ, इस माइनस Q से माइनस Q1 यहाँ, ये निगेटिव होगा, और रिमेनिंग चार्ज जो है Q माइनस Q1 वो यहाँ। साइन को अलग रखिए, माइनस Q चार्ज है, ठीक है, माइनस प्लेट है तो ये माइनस है, इसमें से Q1 यहाँ, Q माइनस Q1 यहाँ। अब इस कैपेसिटर पे चार्ज, वो हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ से डिसाइड कर सकते हैं। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ये उस पे नेट चार्ज 0 है। अगर इस वाले प्लेट पे चार्ज x है, x प्लस Q1 पॉजिटिव Q1 माइनस Q माइनस Q1 निगेटिव ऑफ Q माइनस Q1 0 है। x प्लस Q1 माइनस ऑफ Q माइनस Q1 0 है। सो x इज इक्वल टू Q माइनस
2q1। देखिए ठीक लिखा है ना। तो इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज है वो है x, जहाँ x की वैल्यू है q माइनस 2q1। यहाँ जगह कम है इसलिए x लिख दिया, q माइनस 2q1। q माइनस 2q1 प्लस q1 प्लस माइनस ऑफ q माइनस q1। ये जोड़ने से 0 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। तो सिमेट्री का फायदा हमें ये मिला कि अननोन जो कि 2 होते Q1 और Q2 वो एक ही है Q1। इस सर्किट में अगर ये 3 माइक्रोफैराड होता तो हमारे पास कोई चारा नहीं था। ये Q1 Q माइनस Q1 लिखा, ये Q2 और Q माइनस Q2 लिखते, तो 2 अननोन हो जाते, Q1 Q2। उनको सॉल्व करने के लिए, उनकी वैल्यू पता लगाने के लिए 2 इक्वेशन लिखना होता, और अभी एक ही इक्वेशन से काम चल जाएगा अगर ये सिमेट्री हमने ऑब्जर्व कर ली। तो किसी भी एक लूप में आप इक्वेशन लिख देंगे, यू विल बी एबल टू राइट Q इन टर्म्स ऑफ Q1 इन टर्म्स ऑफ Q। लेट अस चूज दिस लूप, ये छोटा लूप, लूप 1। लूप 1 ध्यान दीजिए, किसी भी पॉइंट से शुरू कर सकते हैं। इस पॉइंट से शुरू कर लेते हैं, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं D, VD माइनस से प्लस गेन, VD गेन पोटेंशियल में Q1/2 प्लस से माइनस ड्रॉप, प्लस से माइनस ड्रॉप x/1। x कितना है? ये हम पहुंच गए D पे। कैसे लिखा? इस पॉइंट का पोटेंशियल VD माना, कैपेसिटर के निगेटिव से पॉजिटिव प्लेट पे गए, पोटेंशियल बढ़ गया। कितना बढ़ा? यहाँ का चार्ज डिवाइडेड बाई C, Q1/C, Q1/2। और आगे चले, घट गए, डिक्रीज कितना? Q माइनस Q1/1 प्लस से माइनस चार्ज डिवाइडेड बाई 1। इस कैपेसिटर पे चार्ज इतना है, तो VD कैंसिल हो गया और आपको Q1 Q के टर्म्स में मिल गया। ये हो गया बेसिकली Q1 माइनस 2Q प्लस 2Q1 माइनस 2Q प्लस 4Q1 इज इक्वल टू 0। तो Q1 3Q1 7Q1 इज इक्वल टू 4Q। Q1 इज इक्वल टू 4/7Q। ठीक है, चेक कर लो एक बार। Q1 मिल गया, दैट्स ऑल। Q1 मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना। A से चलकर B तक जाएंगे, किसी भी रास्ते से जा सकते हैं, इस रास्ते से चल के जाते हैं। A से चले, प्लस से माइनस ड्रॉप, कितना? Q माइनस Q1/1 ड्रॉप कितना? Q1/2। कहां पहुंच गए? B पे। VA Q माइनस Q1 कितना है? Q माइनस Q1, ये Q1 है। Q माइनस Q1 करोगे तो 3Q/7। Q1/2 करोगे तो 2Q/7। VA माइनस VB इज इक्वल टू 5Q/7, which means the equivalent capacitance is Q/VA minus VB, that is 7/5 माइक्रोफैराड। रिपीट कर रहा हूं, बैटरी से Q चार्ज लिया नेटवर्क ने, यहां से माइनस Q, सिमेट्री है इधर से और इधर से, इसलिए यहां 2 माइक्रोफैराड पे Q1 तो यहां भी 2 माइक्रोफैराड पे Q1। ये माइनस Q आया तो माइनस Q1, सामने पे प्लस। यहाँ Q माइनस Q1 तो यहाँ भी Q माइनस Q1।
इन तीनों प्लेट पे चार्ज का सम 0, इसलिए x लिख लिया। एक ही अननोन है Q1, इस लूप में इक्वेशन लिखा VD गेन Q1/2 माइनस से प्लस गए, VD प्लस Q1/2 ड्रॉप माइनस Q माइनस Q1/1 ड्रॉप माइनस x/1 दैट इज इक्वल टू VD। VD कैंसिल कर दिया, इक्वेशन लिखा, सिंप्लीफाई किया, Q1 आ गया Q के टर्म्स में। अब हम सभी कैपेसिटर पे चार्ज जानते हैं, अगर Q1 आ गया तो किसी भी रास्ते से A से B जाना है, इस रास्ते से गए, VA ड्रॉप Q माइनस Q1/1, Q माइनस Q1/1 प्लस से माइनस ड्रॉप Q1/2 दैट इज इक्वल टू VB। Q1 की वैल्यू यहाँ रख दो, सिंप्लीफाई करो तो VA माइनस VB आ गया। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है? Q चार्ज डिवाइडेड बाई VB मतलब VA माइनस VB, Q डिवाइडेड बाई VA माइनस VB, इसी को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहते हैं। सो 7/5 माइक्रोफराड is the equivalent capacitance of this network of capacitors. I hope this is clear to you. ऐसे ही सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन हमें आगे नेक्स्ट चैप्टर में, रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में भी मिलेंगे। यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर दूँ कि जो मेरा ऑब्जर्वेशन है जेई IIT जेई के पेपर्स को लेकर, उसमें ऐसे इन्वॉल्व नेटवर्क वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, अभी तक तो नहीं पूछेगा मैंने जो देखा है। लेकिन जो बुक्स आपके बाज़ार में मिलती हैं उनमें इस तरह के बहुत से क्वेश्चन हैं, तो आप परेशान घूमेंगे, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। लेकिन मैंने जो पाया है कि मोस्टली जो क्वेश्चन हैं वो सीरीज़, पैरेलल और व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड पूछे जाते हैं। हाँ, सर्किट सॉल्व करने के यही सारे ट्रिक्स रेजिस्टेंस वाले सर्किट में भी काम आएंगे। तो ठीक है, एक बार हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और वहाँ भी उस तरह के क्वेश्चन मैंने नहीं देखे कि पूछे जाते हैं। सीरीज़, पैरेलल, व्हीटस्टोन ब्रिज काफ़ी अपने आप में, या सिंपल एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ, बहुत सिमेट्री हो और बहुत सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़े, Q1, Q2, Q3 बहुत सारे वेरिएबल बन जाएं, इक्वेशन लिखो, लूप के सॉल्व करो, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, पर हु नोस पूछ भी सकते हैं किस दिन। और बुक्स में ऐसे क्वेश्चन भरे पड़े हैं तो आपको लगेगा सर ने कुछ नहीं पढ़ाया, इसलिए सर को तो बोलना पड़ेगा ये सब, तो बोल रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन। ऐसा ही मैं एक्चुअली नीचे भी बना सकता हूँ, पर ठीक है अभी नहीं बनाता हूँ, ऐसे ही रहने देते हैं। सभी कैपेसिटेंस फिर से C हैं, सभी कैपेसिटेंस C हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में इसका इक्विवेलेंट निकालना है A और B के बीच में। इस क्वेश्चन में आप ऐसा सोच सकते हो फंडामेंटली कि ये जो जंक्शन है, ये वायर जो इससे जुड़ा है, इसको अगर खोल भी दे तो सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सर्किट ऐसा हो या ऐसा हो, कोई फर्क नहीं। कैसे? मैं तुम्हें ऐसे चाहता हूं कि देखो एक बार, ऐसे मान लो, फिर से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सोचते हैं।
यहाँ से Q चार्ज इन हुआ, इस पे Q1 आया, इस पे Q माइनस Q1 आया। अगर यहाँ से प्लस Q इन हुआ तो यहाँ से माइनस Q इन हुआ, और फिर से जैसा सर्किट यहाँ से दिख रहा है वैसे ही यहाँ से दिख रहा है, कोई फ़र्क ही नहीं है। तो अगर इस Q में से Q1 चार्ज इस पे गया, 40% Q का मान लो यहाँ गया, तो इस Q में से भी 40% यहाँ जाएगा। दैट मीन्स इसके ऊपर भी चार्ज Q1 ही होगा, सिर्फ एक फ़र्क है, निगेटिव आया तो इस पे निगेटिव, यहाँ से आया तो पॉजिटिव। तो इस वाले प्लेट के ऊपर भी चार्ज Q माइनस Q1 होगा। ठीक है, ऐसे ही आप चाहो तो चार्ज फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब ये 3 प्लेट का जो सिस्टम है, ये प्लेट और ये प्लेट, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इस पे नेट चार्ज 0 होगा। तो हम यहाँ जो निगेटिव चार्ज है वो इन दोनों ने मिलकर सप्लाई किया। कितना इसने दिया, कितना इसने दिया, मुझे नहीं पता। चलो मान लेते हैं कि इस पे चार्ज Q2 है, तो इस पे माइनस Q2 होगा। इस पे कितना है आप खुद से लिख लो। इस पे अगर चार्ज x है तो x प्लस Q2 प्लस दिस चार्ज शुड बी 0, खुद से लिख लो प्लीज। इसी तरीके से यहां से सोचें तो ये जो 3 प्लेट है ये भी आइसोलेटेड सिस्टम है। अगर इस पे Q2 आया तो बेटा इस पे भी Q2 आएगा, हाँ साइन माइनस होगा। क्यों? जितना चार्ज इस पे है निगेटिव उतना ही चार्ज इस पे है पॉजिटिव। इसको निगेटिव चार्ज दिया इन दो लोगों ने मिलके, इसको उतना ही पॉजिटिव चार्ज दिया इन दो लोगों ने मिलके। क्या फर्क है, या इतना हम क्यों सोच रहे हैं? इधर से देखें तो जो हालत इसकी है, इधर से देखें वही हालत इसकी है। फर्क क्या है? ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पास है, ये बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पास है। तो इस प्लेट पे अगर पॉजिटिव है तो इस प्लेट पे उतना ही निगेटिव चार्ज होगा। अब ध्यान से देखो, एक्चुअली में 4 वायर्स आके यहां मिल रहे हैं, इसका नाम रख देते हैं J पॉइंट का। ये 4 वायर्स आके मिल रहे हैं, 4 प्लेट यहां जुड़े हैं, 1 2 3 4। ये चारों प्लेट मिलके एक आइसोलेटेड सिस्टम बना रहे हैं। इन चारों पे चार्ज का सम 0 होना चाहिए, जो है। ठीक है, ये अच्छी बात है। लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि ये दोनों पे चार्ज का सम 0 है। इस पे अगर माइनस Q1 है तो इस पे प्लस Q1 है। इन दोनों पे भी चार्ज का सम 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस जंक्शन को खोल दें, एक मिनट, अगर हम इस जंक्शन J को खोल दें तो किसी को क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आप, ठीक है, ये चारों प्लेट आपस में जुड़े हैं, लेकिन बिहेवियर ऐसा है जैसे मानो ये दोनों आपस में चार्ज का लेन देन कर रहे हैं। इन दोनों पे चार्ज का सम 0 है। इस पे जो माइनस Q1 आया हम सोच सकते हैं कि इसने दिया है, इस पे प्लस Q1 है। इसी तरीके से इन दोनों पे मिला के चार्ज का सम 0 है। इस पे प्लस Q2 और इस पे माइनस Q2। इस पे जो माइनस Q2 आया वो इसने दिया है, ऐसा हम सोच सकते हैं। तो अगर इस जंक्शन को हम खोल के इसको ऐसा भी कर दें जैसा मैंने यहाँ बनाया है, तो सर्किट के किसी भी कैपेसिटर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं। ये दोनों आपस में चार्ज का लेन देन कर सकते हैं, वही यहाँ दिख रहा है हमें। ये दोनों आपस में चार्ज का लेन देन कर सकते हैं, इन दोनों पे नेट चार्ज 0 होना चाहिए, इन दोनों पे 0 होना चाहिए, ऐसा ही यहाँ भी दिख रहा है हमें। तो ये जंक्शन का होना और नहीं होना, उससे सर्किट को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इस जंक्शन को खोल सकते हैं गिविंग दिस रीजन। और अगर आपने जंक्शन को खोल दिया तो अब सर्किट सिंपल हो गया। ये दोनों सीरीज में, उनके साथ ये पैरेलल में, अब जो मिला वो ये सब सीरीज में, ये दोनों सीरीज में और फिर पैरेलल में। ये आप खुद से सॉल्व कर लीजिए इस बात। लेकिन आप इसको ऐसे भी याद रखें, मैं चाहता हूं कि आप इसको ऐसे याद रखें। ये बात अगर नहीं समझ में आई मेरी, तो मैं आपको एक ट्रिक याद करा रहा हूं, ये याद रखना है। समझते समझते समझेंगे आप।
जितना आपका सिलेबस है जेईई एडवांस तक का, मैं आपको भाई फर्स्ट क्लास में सब कुछ पढ़ा देता हूँ। आई डोंट कीप वेटिंग कि अब 6 महीने बाद ये पढ़ाऊँगा। चैप्टर चला तो मैं सब कुछ पढ़ा देता हूँ। तो कुछ चीज़ें आपको कठिन लगेंगी, बट कठिन चीज़ों को बाद में सीखने से अच्छा है अभी से सीखना शुरू करो, तो विथ टाइम सीख जाओगे। सो डू नॉट वरी, कीप ट्राइंग। देखो ऐसे याद करो मेरे साथ, ये जो कैपेसिटर है C, इसको मैं 2C और 2C दो कैपेसिटर से रिप्लेस करते रहूं। 2C और 2C सीरीज में क्या होते हैं? 2C और 2C सीरीज में C, तो इस C को मैंने दो कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया। अब ये जो दोनों टर्मिनल्स हैं A और B, इनको जोड़ने वाली लाइन, ध्यान देना, इनको जोड़ने वाली लाइन पे तुम एक परपेंडिकुलर इमेजिन करो। ए बी टर्मिनल्स हैं, ए और बी को जोड़ने वाली लाइन पे एक परपेंडिकुलर इमेजिन करो। ठीक है, ये परपेंडिकुलर इस सर्किट को दो सिमेट्रिकल हाफ में डिवाइड कर रहा है। दिस लाइन, इसका नाम रख देता हूं एक्स वाई। XY divides the circuit into two symmetrical halves. XY is perpendicular to AB. XY is perpendicular to AB. ऐसा सर्किट एक बढ़िया सा बनाओ, ए बी टर्मिनल है, उनको जोड़ने वाली लाइन बनाओ, उस पर आपको दिखाई दे रहा है एक ऐसा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्स वाई जो सर्किट को एक्जैक्टली दो इक्वल हाफ में बांट रहा है। इस रेड लाइन के इधर जैसा दिख रहा है वैसे ही उधर मिरर इमेज, देयर इज नो डिफरेंस। अगर ऐसा लाइन तुम्हें मिल गया तो इस लाइन पे लाई करने वाले सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होते हैं। ऑल पॉइंट्स ऑन लाइन XY are at same potential। ये जो स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं, ये सब ना बताऊं तो भी अभी तक मैंने जितना बता दिया उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन बावजूद इसके कई बार आपको ऐसे सोचना आसान पड़ सकता है। ए और बी टर्मिनल है, जोड़ दो। XY एक लाइन है जो AB के परपेंडिकुलर है, और ये XY सर्किट को दो बराबर हिस्सों में, एक जैसे सिमेट्रिकल हिस्सों में बांट रही, मिरर इमेज। ऐसे केस में इस लाइन का हर पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है। ये J और ये K, दे आर एट सेम पोटेंशियल। K और J का पोटेंशियल सेम होता है। तो जब दो पॉइंट आपको सेम पोटेंशियल वाले मिल गए तो आप क्या करोगे? उनको आपस में जोड़ दो, गांठ बांध दो। इसको खींचो, K को पकड़ के खींचो, यहाँ J पे जोड़ दो। अगर ऐसा किया तुमने तो सर्किट ऐसा हो जाएगा। देखना, प्लीज ध्यान दो। ये J, मैं ये कह रहा हूं, ये जो पॉइंट K है ना, सोचो ये रबर बैंड है, इसको पकड़ के खींच के जरा यहाँ ले आओ। तो ये कैपेसिटर, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो ये कैपेसिटर है, ये पॉइंट यहाँ ले आओ, तो ये कैपेसिटर इसके और इसके बीच पे आ जाएगा। ये जो 2C कैपेसिटेंस है वो यहाँ आ जाएगा, ऐसा। सिमिलरली ये पॉइंट जब तुम यहाँ ले आए तो ये जो 2C है वो यहाँ आ गया, ऐसा। अब ये सीरीज पैरेलल है, देखो ध्यान से। ये 2C और C पैरेलल में, 3C, ये 3C और ये C सीरीज में, उसी तरह ये 3C और ये C सीरीज में। खुद से बनाओ। इसके बाद एक स्टेप और कर देता हूँ।
ऐसा, ये 2C और C, ये वाला C, ये C, और फिर ये 2C और C, 3C है ऐसे। अब ये दोनों सीरीज में है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी है। ये C और ये 3C, अब ये भी सीरीज में है। ये दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन 3C/4, वो इसके साथ पैरेलल में है। ये 3C/4 इसके साथ पैरेलल में, फिर ये दो कैपेसिटर सीरीज में, ऐसा जोड़ के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम ओवरऑल कैपेसिटर्स के ऊपर कुछ और क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।